So I welcome you all to the fifth lecture of the physics, electricity, magnetism and सेमीकंडक्टर। ये पढ़ रहे हैं हम टॉपिक। तो अगर अब तक देखो तो हम लोगों ने काफी डिटेल में करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड इसके साथ साथ अगर मुझे करंट को या वोल्टेज को मेजर करना है उसके लिए एम मीटर वोल्ट मीटर ये क्या होता है, एम मीटर वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है वो क्या होता है, और गैल्वेनोमीटर को एज अ एम मीटर और गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन और उसके बिहाइंड क्या मैथमेटिक्स है, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। ओके, तो अब कहानी को थोड़ा सा और डेप्थ में लेके चलते हैं। एंड लेट मी आस्क यू, व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? ठीक है, अब जरा समझो। अब ये चार्ज जो है या कह दो एक फंडामेंटल पार्टिकल जैसा हो गया जो किसके वजह से हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री एलिमेंट्री पार्टिकल किसके वजह से? एटॉमिक लेवल पे जो कहानी चल रही है उसके वजह से आ रहा है। सो सपोज आई हैव अ एटम, और जहां पे न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू क्या है, ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले वाले ऑर्बिट को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यस और नो? तो थर्ड शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इस तरीके से चल रहा है। एंड नाउ वी नो वेरी वेल कि एटम स्टेबल होना चाहता है, और उस स्टेबिलिटी के लिए वो क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ बॉन्ड, सॉरी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, उसके कारण बॉन्ड बन रहा है। और जब बॉन्ड बन रहा है तो वो स्टेबिलिटी तक पहुंच रहा है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि नेचर में काफी अलग 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 मटेरियल मिल रहे हैं हमें इसी वजह से। ठीक है, तो अब क्या है कि ये चार्जेस भी प्रेजेंट है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते जा रहे हैं एटम के अंदर। ओके, और बहुत स्पीड से घूम रहे हैं, नियरली इक्वल टू आप कह सकते हो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चल रहे हैं वो लोग। ओके, बट अब क्या है कि ये चार्जेस प्रेजेंट तो है, बट ये इन जनरल या नॉर्मल केस में हमें दिखाई नहीं देते। ये कुछ कंडीशंस है जब आप चार्जेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपसे बात कहूं, आपने कभी बिजली कड़कते हुए देखा है? हाँ, लाइटनिंग देखिए, तो उस लाइटनिंग में वहां पे रोल है चार्जेस का। ओके, और वहां पे जो रोल है चार्जेस का, इट इज ड्यू टू कन्वेक्शन। ओके, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कह दो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे दिखाई दे रहा है हमें बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। ये एक मेथड हुआ चार्ज का। फिर दूसरा तरीका है, अगर आपने देखा होगा ठंडी में अपने स्वेटर पहना हुआ है, या तो स्वेटर निकालते समय आप देखोगे कि कुछ स्पार्क जैसा क्रैकलिंग साउंड आ रहा है, या समटाइम आप देख सकते हो कंबल में भी कि रात को अंधेरे में हाँ थोड़ा सा स्पार्क जैसे लाइट दिखाई दिया। व्हाट इट इज ऑल्सो चार्ज। ठीक है, यस और नो? और कभी कभी आप देखते हो कि अगर आपके बाल ड्राई हैं और आप कंघी कर रहे हो कोम से, तो उसमें भी कई बार आप देखते हो कि क्या हो रहा है, कुछ क्रैक हो रहा है। या तो आप क्या कहते हो, स्टैटिक एनर्जी फील करने के लिए, मे बी स्कूल टाइम में आप सबने एक्सपीरियंस किया हो, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े लेके बिछा देते हो, उसके बाद फिर क्या करते हो, स्केल्स लेके उसको बाल पे घस के लेके आते हो और फिर यहाँ पे स्केल रखते हो, तो ये सारे पेपर के पार्टिकल्स ऊपर जाना चाहते हैं। यस और नो? यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस। अगर आपने नहीं किया तो आपका दोस्त आपको ऐसा जादू करके दिखा रहा होगा। यस और नो? यहाँ पे ये चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कंडक्शन। ओके, जब अगर आपको चाहिए, अब मोबाइल चार्ज कर रहे हो, कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो, उसमें भी तो क्या हो रहा है, चार्जेस का ही एक्सचेंज हो रहा है। यस और नो? एंड दैट चार्जेस, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस, दैट चार्जेस आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब एक और बात मैं आपसे कहता हूं, जैसे कि आपने ये देखा रहेगा कि मे बी अगर किसी की तबीयत खराब है, या आप कहते हो कि भाई इलेक्ट्रोलाइट या ग्लूकोज पी लो, तो वो क्यों? उसमें भी क्या है, चार्जेस प्रेजेंट है। ओके, और जब आप खाते हो तो आपकी बॉडी का जो एनर्जी गया है वो आपको वापस से मिल जाता है। यस और नो? सो वहां पे जो प्रोसेस हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, यस और नो? सो दीज आर द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द चार्ज। अब ये चार्ज है क्या बेसिकली? चार्ज क्या हो गया कि एक बहुत स्मॉल सा यूनिट है जिसके पास पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। अब ये पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस का मतलब क्या है कि दैट दिस इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग, जो इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है आजू बाजू न्यूक्लियस के, इसके पास अपना कुछ चार्ज है। चार्ज है मतलब कुछ तो एक वैल्यू है। और इसे पता कैसे किए, या चार्ज को हमने जाना कैसे? इट वॉज बिकॉज ऑफ मिलिकन ऑयल ड्रॉप
एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट आपको डिटेल में नहीं जानना है, बट ये जान लो कि दैट ही वॉज द पर्सन, और ये साइंटिस्ट के कारण हमें इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। इफ रिक्वायर्ड इसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिकॉज ऑफ हिम वी कम टू नो कि ये जो चार्जेस हैं इनका मैग्नीट्यूड या इनकी वैल्यू क्या है। सो इन्होंने एक्सपेरिमेंट से पता किया कि तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, कूलम इज व्हाट द यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है, यस और नो। बराबर इसी तरीके से चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कि ये निगेटिवली चार्ज है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड भले 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, बट विल कंसीडर इट एज निगेटिव। ये मैग्नीट्यूड दर्शा रहा है, ठीक है। 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। माइनस आगे लगाने से पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। एंड इन द सिमिलर वे, एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखने के लिए प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो कितना होगा, अगेन सेम 1.6 इंटू 10 टू -19 कूलम। बट अब ये जो प्रोटॉन पे चार्ज है विल कंसीडर इट एज पॉजिटिव, ठीक है। और एक एटम में स्टेबिलिटी तभी है जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ग्राउंड स्टेट पे सेम मिलेंगे। ओके, यस और नो, तब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, नाउ आई थिंक यू नो वेरी वेल व्हाट इज चार्ज, ठीक है। चार्ज समझ में आया, या तो एक और मैं आपको बता देता हूं, जैसे ग्लास रॉड। ग्लास रॉड और सिल्क, सिल्क का कपड़ा और ग्लास का रॉड है अगर आपके पास, तो आप अगर सिल्क के कपड़े पे ग्लास रॉड को रब करोगे तो सिल्क हो जाता है निगेटिवली चार्ज्ड, ओके, एंड ग्लास रॉड हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। एंड इट कैन बी फेल्ट ऑल्सो। अब जरा थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ये चार्जेस कैसे बन रहे हैं, या इनका बिहेवियर स्टडी करते हैं। सो सपोज मेरे पास एक मेटल की शीट है, ओके, पतला एक सर्कुलर। अब यहाँ पे ये चार्ज्ड नहीं है, ओके। सो व्हाट आई कैन डू, मेरे पास एक कोई दूसरी चार्ज्ड बॉडी है, मैं इसके पास लेके आता हूँ, ओके, इसके पास लेके आया, सपोज टू बी दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, जैसे ही ये रॉड को मैं इस मेटल के शीट के बाजू में लेके आया, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो अभी तक चार्जेस नहीं दिखाई दे रहे थे, सारे के सारे एकदम आराम से बैठे हुए हैं। व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव चार्ज को देख के अंदर ही, इस मेटल के अंदर ही क्या होगा, निगेटिव चार्जेस बोलेंगे हम तो चले पॉजिटिव के पास। सो सारे निगेटिव चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगे, ओके। एंड जब निगेटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे, या कह दो कि उस एंड पे आएंगे जहां से दे आर क्लोज टू द रॉड, तो पीछे के साइड ऑटोमेटिक, या कह दो कि उसके दूसरे हाफ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यस और नो, बराबर। और जब आप वापस से रॉड को दूर लेके चले जा रहे हो, दूर लेके चले जा रहे हो, कह दो रॉड को हटा दिए, तो ये जो अभी हिस्सा बन के बैठा था, एक एंड निगेटिव पे जा रहा था और दूसरा एंड पॉजिटिव पे जा रहा था, ये वापस से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड अगेन यू विल सी कि आपका शीट वापस से निगेटिव पॉजिटिव या इस तरीके से मिक्स होके बैठा हुआ है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, हाँ या ना। यस सर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जानने लायक बात यह है दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यस और नो, ये तो बहुत बार आप जानते हो ट्रू है। ओके, देन नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि अगर एक पूरे सिस्टम की बात करें, पूरे सिस्टम की बात करें, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वो हिस्सा है इस यूनिवर्स में जहां पे आप फोकस करो अपनी स्टडी को, ठीक है। सो अगर इस पूरे सिस्टम की बात करें और वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, मतलब ना यहां से कुछ बाहर जा रहा है ना इसमें कुछ अंदर आ रहा है, ओके, सपोज, सो द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज का मतलब ये होगा कि चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या चाहे निगेटिव चार्ज हो, विल बी कंजर्व्ड, कंजर्व्ड होगा फॉर
आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, आई होप यू गॉट दिस। तो अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सपोज टू बी, यहाँ पे एक चार्ज है। अब चार्ज को डिनोट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज क्यू। ठीक है, चार्ज को डिनोट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज क्यू। अब ये जो चार्ज है, सपोज टू बी, ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ओके। ओके, तो अब ये जो चार्ज है, इसके पास अगर मैं एक और पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाऊं, लेट अस से प्लस क्यू, और दोनों में मैं नजदीकियां बढ़ा रहा हूं, मतलब मैं दूरियां घटा रहा हूं। ओके, नजदीकी बढ़ा रहा हूं, तो मतलब दूरी तो घट रही है। इट मीन्स आई एम ब्रिंगिंग देम क्लोज टू ईच अदर, मैं उन दोनों को पास लेके आ रहा हूँ। ओके, ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स को मैं पास लेके आ रहा हूं। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे ना। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर, ऑल्दो आई एम डूइंग अगेंस्ट देम, मैं उनके खिलाफ जा रहा हूँ, वो नहीं आना चाह रहे पास में, बट मैं उन्हें जबरदस्ती पास लेके आया हूँ। इट मीन्स मैं उनके बीच में डिस्टेंस कम कर रहा हूँ। तो इनकी नेचुरल टेंडेंसी कि मैं यहां से दूर चला जाऊं, मैं यहां से दूर चला जाऊं, बिकॉज दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। हालांकि वो अब तक एक दूसरे से टच भी नहीं हुए, देन ऑल्सो दे आर रिपेलिंग ईच अदर। इसका मतलब ये है, या आप कह दो कि इसका मतलब कंक्लूड ये कर सकते हैं कि इनके आजू बाजू में कुछ तो एक इनविजिबल फील्ड सा है। यस और नो? जो अगर क्रॉस हो रहा है एक दूसरे से, तो वो बता दे रहे हैं कि भाई ये एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हमें नहीं चाहिए। दूसरा भी बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। या यूं कह दो कि एक निगेटिव चार्ज अगर होता, तो क्या होता? सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू, एंड यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू। तो अब जैसे ही मैंने क्या किया, सपोज टू बी, ये वाला चार्ज ऐसे ही है, बट दूसरे चार्ज को थोड़ा सा पास लेके आया, थोड़ा सा पास लेके आया। ओके, माइनस क्यू, माइनस क्यू। तो एक रेंज के, एक एक दायरे के बाद आप देखोगे कि वो चार्ज तुरंत जाके इसके पास अट्रैक्ट हो गया, जाके चिपक गया वहां पे। रीजन कि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, बिकॉज द चार्जेस आर अपोजिट टू ईच अदर। यस और नो? मतलब इनके पास भी अपनी एक आजू बाजू एक इनविजिबल फील्ड है, इनके पास भी अपने एक आजू बाजू इनविजिबल फील्ड है। और जो क्या कर रहा है यहाँ पे, अट्रैक्शन। यस और नो? बिकॉज दे आर अपोजिटली चार्ज। तो इसका अपना एक दायरा होगा, इसका भी अपना एक दायरा होगा, है ना? सिमिलरली इनके आजू बाजू भी एक इनविजिबल फील्ड है। यस और नो? और जब वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि लाइक चार्जेस आ रहे हैं कि अनलाइक चार्जेस आ रहे हैं, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। इसी एक बहुत सिंपल से भाषा में अगर आपको बताऊं, एक एग्जांपल लेके बताऊं, तो आप ऐसे कह सकते हो कि वॉट एवर पर्सन, या समझ लो कोई भी इंसान है, वो भी अपने आजू बाजू एक फील्ड लेके घूम रहा है, एक इनविजिबल फील्ड, जिसे आप क्या कह रहे हो, ऑरा। यस और नो? किसी किसी के साथ जाते हो तो आपको अच्छा लग रहा है, हाँ इसका पॉजिटिव हो रहा है, और किसी किसी के साथ निगेटिव। तो ये जो आप एक इनविजिबल फील्ड एक ह्यूमन बींग के आजू बाजू समझ रहे हो, जो वो कैरी कर रहा है। यस और नो? तो इन द सिमिलर वे चार्जेस भी, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स एकदम, इन्हें क्या हम कहेंगे, पॉइंट चार्ज कहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि दे आर वेरी 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 स्मॉल कंपेयर टू, जिस भी ऑब्जेक्ट की बात करो, अगर ऑब्जेक्ट का डायमेंशन सपोज टू भी इतना बड़ा है, तो ये चार्ज इतने से है, ताकि वो अपने ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के इंडिपेंडेंट हो। ओके, सो इट इज पॉइंट चार्ज। अब वेरी स्मॉल, या कह दो कि इतना छोटा कि उसके डायमेंशंस को आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। ओके, गॉट द पॉइंट? यस और नो? अब ये मेरा सवाल है आपसे, या यूं कह दो कि ये सवाल किसी भी सामान्य बुद्धि के व्यक्ति में आएगा कि ये जो अगर रिपेल कर रहा है तो कितना, ओके, और अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो कितना। इट मीन्स अगर रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो कितना फोर्स है वहां पे। यस और नो? व्हाट इज द फोर्स ओवर देयर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन? ओके, सो देयर वाज अ साइंटिस्ट, कूलम। ओके, तो उन्होंने क्या किया, डिफाइन किया, इसको स्टडी किया काफी डीप में विथ लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। ही कम टू द कंक्लूजन दैट द force of attraction or repulsion between the charged particles
is proportional to the magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between the चार्जेस। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, पहले समझते हैं, अपने आप आपको रट जाएगा, या कह दो कि ध्यान में रह जाएगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि मान लेते हैं दो चार्जेस है अगर मेरे पास, सपोज टू बी आई हैव टू चार्ज, ओके, प्लस क्यू और लेट से माइनस क्यू, तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यस और नो, यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों एक दूसरे को। यस और नो। और अगर एक दूसरा सिनेरियो ले कि यहाँ पे, मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा एक चार्ज है अगेन प्लस क्यू, सो यहाँ पे रिपल्शन होगा। बट इनके बीच में जो मुझे अगर अभी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर जानना है कितना है, वेदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, सो इट हैज बीन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, जो उन्होंने फाइंड आउट किया दैट कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रिपल्शन, इट इज प्रोपोर्शनल टू, और यू कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। मतलब इसको अगर नाम मैं Q1 दूं, इसे Q2 दूं, या इसे Q1 है इसे Q2 नाम दिया जाए, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। यस और नो। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि अगर इनके बीच में जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज द डिस्टेंस इज आर, सो स्क्वायर आर के डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा या बढ़ेगा। इट मींस अगर डिस्टेंस ज्यादा बढ़ने लग गया तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही, बट वो स्क्वायर के हिसाब से। ओके, इट मींस ज्यादा गैप हुआ तो बहुत जल्दी जल्दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कम होते जाएगा। सो इसे कंबाइन करके ऐसा लिखा जा सकता है दैट एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो नाउ अगर इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है, सो वी हैव टू रिमूव दी प्रोपोर्शनलिटी एंड इट विल बी एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अवर कूलम्स लॉ, और यू कैन से इनवर्स स्क्वायर ऑफ अ कूलम्स, ये कूलम के द्वारा बताया गया लॉ है। एंड नाउ हियर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दिस के? के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, नाउ अब ये जो मुझे मिला एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, बट इसकी वैल्यू क्या है, ये कैसे डिटरमाइन किए, तो ये डिपेंड करता है कि किस मीडियम में चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। सपोज टू बी अगर चार्ज पार्टिकल, सपोज टू बी चार्ज पार्टिकल्स एक वैक्यूम में प्रेजेंट है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एक वैक्यूम में प्रेजेंट है, वैक्यूम में मतलब एक बॉक्स में जहां से एयर को मैंने निकाल दिया और अंदर सिर्फ वैक्यूम है, इट मीन चार्ज पार्टिकल के अलावा और कोई नहीं है। हो सकता है वैक्यूम में प्रेजेंट है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो चार्ज पार्टिकल एयर में प्रेजेंट हो या वाटर में प्रेजेंट हो, सबमर्ज अंडर द बॉडी, चार्ज पार्टिकल तो उधर भी होंगे। यस और नो। सो डिपेंडिंग अपॉन मीडियम, ये के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई। सो दिस के proportionality constant comes out to be which is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, where this epsilon naught, इस epsilon naught को कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं? परमिटिविटी।
परमिटिविटी मतलब कि एक पर्टिकुलर मीडियम, ये बहुत ध्यान से समझना, एक पर्टिकुलर मीडियम कितना अच्छा या कितना बुरा या किस तरीके का बिहेवियर दे रहा है चार्ज पार्टिकल्स के लिए। ओके, दैट कि एक मीडियम कैसा इफेक्ट दे रहा है चार्ज पार्टिकल्स को। ओके, सो दिस इज परमिटिविटी। ओके, तो अगर वैक्यूम में है तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से डिनोट होगा, अगर एयर या वाटर में है तो एप्सिलॉन से ही डिनोट करेंगे। ओके, तो ये वैक्यूम में इसकी परमिटिविटी थोड़ी सी अलग होगी कंपेयर टू किसी मीडियम में। अगर मैं आपको कहूं, तो अगर वैक्यूम में चार्ज पार्टिकल पे चार्ज वैक्यूम में अगर चार्ज पार्टिकल है तो उस पर अगर फोर्स टोटल एफ आ रहा है, तो अगर वही चार्ज पार्टिकल वाटर में मौजूद है तो फोर्स जो आएगा टोटल कूलम फोर्स वो F/80 आ रहा है। मतलब वो 80 टाइम्स घट गया कंपेयर टू वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना भी मेजर किया गया होगा, अगर वही चार्ज पार्टिकल को अगर वाटर मीडियम में डाल के एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया, सो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि वो F/80 मतलब 80 गुना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर दोनों अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं तो घट जा रहा है। सो परमिटिविटी आपको क्या बताता है कि जिस भी मीडियम में चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो कैसा बिहेव कर रहा है। ओके, सो नाउ इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टोटल वैल्यू, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके आती है 9 × 10⁻⁹। ओके, अदरवाइज इसका यूनिट भी है, एंड आई वुड लाइक और आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू ट्राई टू फाइंड दैट यूनिट बाय योर सेल्फ, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू। और ये जो परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कह दो या तो इसे आप वैक्यूम भी कह सकते हो, फ्री स्पेस को ही वैक्यूम कह रहे हैं, ठीक है। सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यू कैन से परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। सो इट इज, अब ये वैल्यू कितना है, अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आता है दैट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, गॉट द पॉइंट। आई होप यू आर गेटिंग वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, और अब तक जो पढ़ा है वो सब समझ में आ रहा है। इसका आप यूनिट एंड डायमेंशन यूनिट्स आप खुद से ट्राई करो फाइंड करने का। इफ यू आर नॉट गेटिंग, आई विल एक्सप्लेन यू। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। यस और नो, ये क्या हो गया, दिस इज अवर कूलम्स लॉ, राइट। ये हमने इतना पढ़ लिया। अब एक काम करते हैं, मे बी यूनिट में अगर आपको डाउट हो तो एक बार यूनिट भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या पता आपने सॉल्व किया हो। सो यू नो वेरी वेल, क्यू का यूनिट क्या है, विच इज चार्ज, इसका यूनिट क्या है कूलम। आर का यूनिट क्या होगा, ये रेडियस है मतलब डिस्टेंस का यूनिट मीटर। मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटीज है और उसके यूनिट्स। फिर आ जाता है एफ, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, फोर्स है ना, इसका यूनिट न्यूटन। अब आती है बात एप्सिलॉन नॉट की, इसका यूनिट क्या है, यही मैंने यहाँ पे जो जानना है आपको। जरा समझो, 4 पाई का यूनिट नहीं होगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। सो नाउ मूविंग अहेड, अगर मैं एन सारे यूनिट्स के टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे कूलम इंटू कूलम चल रहा है यहाँ पे, फिर मीटर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बिकम कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, इट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस दैट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यस और नो, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ गए। मे बी ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है या यूनिट क्या है। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे बहुत सिंपल है बट काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ मच इज 1 कूलम, हाउ मच इज 1 कूलम, ये अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, तो जरा समझो। जब दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस हो,
वो दोनों चार्जेस की वैल्यूज 1 कूलम ही हो। ठीक है। तो इनके बीच में अब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा होगा, दैट विल बी व्हाट इज 1 कूलम। ओके। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि वो फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है 1 कूलम में, इट इज 9 × 10⁻⁹न्यूटन। इतना ट्रिमेंडस फोर्स है, इतना ज्यादा फोर्स है। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से, सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहूं, तो एक ट्रक भी जो होता है ना, एक ट्रक वो भी 10 टन में रुक जाता है, बट ये इतना ज्यादा फोर्स है कि समझ लो ये ऐसे दसों ट्रक के बराबर फोर्स है। ओके। सो इट इज वेरी ह्यूज अमाउंट, एंड इट दैट्स द रीजन जनरली हम लोग कूलम की यूनिट को माइक्रो कूलम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है फोर्स, तो हम लोग माइक्रो कूलम में, क्योंकि हम छोटे यूनिट में प्रेजेंट करना चालू चालू कर देते हैं। अब अगर मैं इसे लिख के समझाना चाहूँ आपको, सो 1 कूलम कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच when placed at a distance of 1 meter from another charge of same magnitude in vacuum experiences a force of 9 × 10⁻⁹ समझे? तो अब क्या है कि हमें कैसे डिफाइन करेंगे कि एक कूलम कितना है, एक कूलम कितना है। अगर ये बोलना है तो मतलब जब अगर 1 मीटर दूरी पे दो चार्जेस को रखा जाए और उनके बीच में 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स हो, ठीक है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है। ओके। और ये वैक्यूम में प्रेजेंट हो, सो एट दैट टाइम ये चार्जेस जितने होंगे, इनका मैग्नीट्यूड विल बी कॉल्ड एज 1 कूलम। ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, यूनिट भी समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, we'll continue further in the next lecture. ठीक है? If you have any doubt, ask in the comment box. So what we can conclude is F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square. Yes or no? ये क्या हो गया? This is our Coulomb's law, right? ये हमने इतना पढ़ लिया। अब एक काम करते हैं, मे बी यूनिट में अगर आपको डाउट हो तो एक बार यूनिट भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या पता आपने सॉल्व किया हो। सो यू नो वेरी वेल, क्यू का यूनिट क्या है, विच इज चार्ज, इसका यूनिट क्या है, कूलम। आर का यूनिट क्या होगा, ये रेडियस है, मतलब डिस्टेंस का यूनिट मीटर। मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटीज है और उसके यूनिट्स। फिर आ जाता है एफ, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, फोर्स है ना, इसका यूनिट न्यूटन। अब आती है बात एप्सिलॉन नॉट की, इसका यूनिट क्या है, यही मैंने यहाँ पे जो जानना है आपको। जरा समझो, 4 पाई का यूनिट नहीं होगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। सो नाउ मूविंग अहेड, अगर मैं एन सारे यूनिट्स के टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे कूलम, इंटू कूलम चल रहा है यहाँ पे, फिर मीटर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बिकम कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके। इट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, दैट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। यस और नो? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ गए। मे बी ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है या यूनिट क्या है। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे बहुत सिंपल है बट काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ मच इज वन कूलम। हाउ मच इज वन कूलम, ये अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? तो जरा समझो, जब दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस हो, वो दोनों चार्जेस की वैल्यूज 1 कूलम ही हो, ठीक है, तो इनके बीच में अब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा होगा, दैट विल बी व्हाट इज 1 कूलम। ओके, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि वो फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है 1 कूलम में, इट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। इतना ट्रिमेंडस फोर्स है, इतना ज्यादा फोर्स है। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से, सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहूं, तो एक ट्रक भी जो होता है ना, एक ट्रक वो भी 10 टन में रुक जाता है, बट ये इतना ज्यादा फोर्स है कि समझ लो ये ऐसे दसों ट्रक के बराबर फोर्स है। ओके, सो इट इज वेरी ह्यूज अमाउंट, एंड इट दैट्स द रीजन जनरली हम लोग कूलम की यूनिट को माइक्रो कूलम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है फोर्स, तो हम लोग माइक्रो कूलम में, क्योंकि हम छोटे यूनिट में प्रेजेंट करना चालू चालू कर देते हैं। अब अगर मैं इसे लिख के समझाना चाहूँ आपको, सो 1 कूलम, कूलम is the amount of charge which, when placed at a distance of 1 meter, 1 meter from another charge of same magnitude in vacuum experiences a force of 9 × 10⁻⁹ समझे? तो अब क्या है कि हमें कैसे डिफाइन करेंगे कि एक कूलम कितना है, एक कूलम कितना है। अगर ये बोलना है तो मतलब जब अगर 1 मीटर दूरी पे दो चार्जेस को रखा जाए और उनके बीच में 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स हो, ठीक है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है। ओके, और ये वैक्यूम में प्रेजेंट हो, सो एट दैट टाइम ये चार्जेस जितने होंगे, इनका मैग्नीट्यूड विल बी कॉल्ड एज 1 कूलम। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, यूनिट भी समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, आस्क इन द कमेंट बॉक्स।